हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चे। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं बेटा। अपन चैप्टर नंबर 10 में अपन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ते हैं। और इस चैप्टर का आज अपना छठा वीडियो पढ़ रहे हैं, छठा टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसे ठीक पिछले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि परिपथ में जब केवल एक प्रतिरोध लगा होता है, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के परिपथ में केवल मात्र प्रतिरोध लगा होता है, उस समय जो जो बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक उसी श्रृंखला के अंदर आज अपन पढ़ेंगे। और आज अपना जो टॉपिक होगा उसमें अपन पढ़ेंगे कि परिपथ में केवल प्रेरकीय परिपथ है, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है। यानी कि इस परिपथ में जैसा कि कल आपने प्रतिरोध लगाया था, आज अपन उसकी जगह एक प्रेरकत्व की कोई युक्ति लगाएंगे, जिसे अपन कुंडली कहते हैं, कुंडली का यूज करते हैं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़े हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का टॉपिक पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि किसी कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रेरकत्व के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी टॉपिक के कुछ फंडामेंटल्स, थोड़े से फंडामेंटल्स अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आज अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम के बारे में बता दूं। डायग्राम में केवल मात्र दो चीज़ें लगी हुई हैं। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का स्रोत, जिसकी इक्वेशन V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, और एक इसके अंदर कुंडली लगी हुई है, और उस कुंडली का जो स्व प्रेरकत्व है वो L आपको दे रखा है। अब आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में करंट की डायरेक्शन तो अपन लगाते ही नहीं है। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो बदलती रहती है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो आप जानते हैं कि जैसे ही इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होगी, इसके सिरों के ऊपर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू है वो फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार और लेंज के नियम के अनुसार अपन पढ़ते हैं। तो यदि आपने फैराडे का दूसरा नियम और लेंज का नियम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो आप इस टॉपिक को पढ़ने के अंदर सक्षम हैं। यदि आपने अभी तक उन दोनों टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो ऊपर आप स्क्रीन के ऊपर आई बटन पे जा कर के उन दोनों टॉपिक्स को पहले अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन सबसे पहले यहाँ पर पहला जो पैराग्राफ जहाँ से अपन टॉपिक की शुरुआत करते हैं, उस पैराग्राफ में अपन इस डायग्राम के बारे में लिखते हैं। तो जो दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दे रखी हैं उनके बारे में अपन लिख करके टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में शुद्ध प्रेरकत्व, जिसकी वैल्यू L और जिसे अपन कुंडली भी कह सकते हैं, जुड़ी हुई है। और ये जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत आपने लगाया है उसकी वोल्टता कितनी है, तो इसके लिए अपन ने लिखा है कि परिपथ में लगाई गई प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी है। इसे अपन समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। इसी तरीके से अपने को सारे टॉपिक्स की शुरुआत करनी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसका अभ्यास होता जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि अपन अगली लाइन में क्या लिखने वाले हैं। अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब इस परिपथ में इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के कारण विद्युत धारा I प्रवाहित होगी तो इस कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और लेंज के नियम के अनुसार उसकी जो दिशा है, उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी। वो अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करेगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि फैराडे के द्वितीय नियम एवं लेंज के नियम के अनुसार उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन शॉर्ट में लिखते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ एवं लेंज नियम से, लेंज के नियम के अकॉर्डिंग जब अपन लगाएंगे तो अपने पास इसमें नेगेटिव लग जाएगा। लेंज नियम से क्या, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, आप इसे विरोधी बल भी कह सकते हैं। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिसे अपन E से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होगी -L di अपॉन dt। इसे अपन इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। इसके बाद में अपन क्या जानते हैं,
आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये वोल्टता स्रोत लगा हुआ है और ये विरोधी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। और एक बंद लूप के लिए किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, किरचॉफ वोल्टता नियम है, वो कहता है कि इन दोनों का जो बीजगणितीय योग होगा वो जीरो आएगा। तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे किरचॉफ के वोल्टता नियम से। ठीक है, ज़्यादा कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। किरचॉफ वोल्टता नियम, किरचॉफ वोल्टता नियम, ब्रैकेट में आप लिख दें केवीएल से। केवीएल क्या कहता है? केवीएल कहता है कि सर V प्लस प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो जीरो होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू समीकरण 2 से और V की वैल्यू समीकरण 1 से आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब इसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रखी जाएगी और जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, किस में हो जाएगी बेटा? बहुत सिंपल है, प्लस में हो जाएगी। तो सारे टॉपिक्स की शुरुआत करने का जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो एक ही है। इस चैप्टर नंबर 10 के सारे टॉपिक्स इसी तरीके से स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए अब आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करेंगे और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझते हुए लिख लेंगे। एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद में स्क्रीन को पॉज कर लें और रफ कॉपी में प्रयास करें कि आप खुद से लिख सकें। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है कि बेटा समीकरण 1 और 2 से अपन वैल्यू रखेंगे। अपन डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस माइनस वाली वैल्यू को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा। तो v की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो v की वैल्यू को क्या लिखेंगे आप, जल्दी बताएं। सर v की वैल्यू को लिख लीजिए आप v नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर में लिख लीजिए सर, इसकी वैल्यू माइनस में प्लस में चली जाएगी, L डी अपॉन डी टी। दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। एक ही लाइन में आप इसको डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। आपके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है इस प्रश्न के अंदर, आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, आपको अपना जो टारगेट है वो भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। मुझे पता है कि सर मेरे को इसमें प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है, आई की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। वोल्टता आपको सारे टॉपिक्स में दे रखी है, धारा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो यहाँ से सर धारा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए? सर एक काम कीजिए, आप बोलो बेटा, ये जो L है इसको बटा में भेज दीजिए। ठीक है, ये काम हो जाएगा आपका। सर ये जो dt है इसको भी दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, ये भी हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? di बचेगा। तो एक सेकंड के लिए आप कल्पना करके और ये वैल्यू रख लीजिए। क्या मैं इसको आगे लिख लूँ ताकि मेरी एक लाइन की जो कॉपी है उसकी जगह बच जाएगी? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी di, दिस इज इक्वल्स टू वी नॉट के बटा में तो चला जाएगा L, और इसके आगे रहेगा साइन ओमेगा टी, और इसके आगे लिख देंगे अपन dt। बहुत अच्छे से पढ़ लें, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे यहीं पे रोक लें। उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। ठीक है, अब ये तो एक आंशिक वैल्यू है, ये एक अल्प वैल्यू है। इसकी पूर्ण वैल्यू निकालने के लिए क्या करना चाहिए? समाकलन करना चाहिए। तो इस इक्वेशन के बाद में मैं लिख रहा हूं, आप इस इक्वेशन को इसके ठीक नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो आपको अपनी कॉपी में स्पेस बचेगा। समीकरण का, या आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण का क्या कर देना चाहिए बेटा? बोलो सर, समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर बहुत ही बढ़िया, पता चल गया ना तुम्हें कि क्या करना है। चलिए समाकलन का निशान लगा दीजिए। सर समाकलन डायरेक्ट कर ही दो ना बेटा। एक काम करते हैं, इतनी ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि सर इतना शॉर्ट चलो कि डायरेक्ट आंसर ही लिख दो, क्योंकि आंसर वो है हमने रट रखा है। ऐसा नहीं करना, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर अपने को एक्सप्लेनेशन भी करना चाहिए। ओके, चलिए डी का समाकलन क्या होगा? बोलो बेटा, डी का समाकलन क्या होगा? सर डी का समाकलन तो आई हो जाएगा। बहुत अच्छे, इसमें से कुछ क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो, क्या करना चाहिए? सर ये जो वी नोट अपॉन एल है इसको बाहर ले जाओ। बहुत ही बढ़िया, वी नोट अपॉन एल, ये तो कांस्टेंट राशि बाहर ले गए। अब सर साइन ओमेगा टी का टाइम के सापेक्ष यानी टी के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए। मुझे नहीं आता इसका समाकलन, आप लोग बताओ। वी नोट एल तो बाहर चल ही रहा है, साइन का समाकलन क्या होगा?
साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होगा? सर साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। बहुत अच्छे। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी है। समाकलन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसके गुणनफल में क्या है? सर ओमेगा है, तो वो जो ओमेगा है वो इसके बट्टा में भी लग जाएगा। आप लोगों ने कक्षा 11 में समाकलन अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो यहाँ पे आप समाकलन को अच्छे से पढ़ लें। और मैं बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत आप याद करने का प्रयास भी करें तो भी चलेगा। अच्छे से याद कर लें। साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, और यदि थीटा के साथ यानी जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है उसके अलावा कोई गुणनफल में वैल्यू है तो वो वैल्यू बटा में भी आएगी। ओके सर, बढ़िया। माइनस को बाहर निकाल दो, हो जाएगा सर। बटा वाला ओमेगा है, इसको भी बाहर निकाल दो, ये भी कर देंगे सर। चलो बेटा, आगे क्या आएगा? सर आई की वैल्यू आएगी। ठीक है, बाहर क्या रह गया? माइनस रह गया सर, एक तो वी नोट रह गया और एक ओमेगा एल रह गया। अंदर क्या रह गया? अंदर तो सर कोस ओमेगा टी रह गया। इस कोस ओमेगा टी को यहाँ रख दो। यार एक बात बताओ, आपने वोल्टता की जो इक्वेशन लेकर के आप लोग चल रहे थे, वो वोल्टता की इक्वेशन क्या लेके चले थे? सर V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी। और ये क्या आ रहा है? ये सर I बराबर कोई मटेरियल आकर के साइन ओमेगा टी आ रहा है। यार वोल्टेज में साइन ओमेगा टी आया था और यहाँ पे कोस ओमेगा टी आ रहा है, ये तो कुछ बात बनी नहीं। तो क्या करें सर? एक काम करो यार, ये जो कोस ओमेगा टी है आप इसको कैसे भी जोड़ तोड़ करके, त्रिकोणमिति आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ी है, उस त्रिकोणमिति का उपयोग करके मुझे ये जो कोस थीटा या कोस ओमेगा टी नजर आ रहा है इसको साइन के फॉर्मेट में रखना सिखा दें। बस इतना ही चाहता हूं मैं, इसको साइन के फॉर्मेट में रखना बता दे मेरे को। सर एक काम करो, बोलो। सर एक काम ये करो कि एक फॉर्मूला होता है, किसका? कॉस थीटा का। एक कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सर। क्या होता है बेटा? सर फॉर्मूला होता है साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला होता है सर। अच्छा पढ़ रखा है क्या आपने? हाँ सर पढ़ रखा है, कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो बेटा वही वैल्यू लगा दो। तो ये मेरे पास कॉस थीटा है, इसकी जगह लिखूंगा मैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। परंतु बेटा v वाले इक्वेशन में जो आया था v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, उसमें माइनस भी नहीं आ रहा था। तो इस माइनस को भी यहाँ से गायब करना होगा, इस फॉर्मूले के अंदर समाहित करना होगा। ध्यान दें अच्छे से, थोड़ी सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी। तो आई की वैल्यू सर वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को तो ऐसा का ऐसा ही लिख दो। बात रही कोस ओमेगा टी की और इस माइनस की, तो इस माइनस को अगर आप लिखना चाहें तो सर एक काम कर सकते हैं, सर इसको आप साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 लिख दें। माइनस कोस थीटा यदि आपको लिखना है तो इसको साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 लिख दें, काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने, साइन थीटा की जगह क्या चल रहा था? ओमेगा टी, और माइनस में लगा दो बेटा पाई बाय 2। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। और अब आप इस इक्वेशन की आदर्श इक्वेशन से तुलना कर लो। आई का आदर्श इक्वेशन, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे प्लस माइनस में फाई आता है। फाई का मान जो है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे दोनों की तुलना करो। आई नोट क्या होता है बेटा? आई नोट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। अच्छा इसकी तुलना करी तो आपके पास प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या आया? वी नोट अपॉन ओमेगा एल आया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कितना आया? बोल दो जल्दी, फटाफट बोल दो। आई नोट की वैल्यू आ गई सर हमारे पास वी नोट अपॉन ओमेगा एल। अच्छे से याद कर लेना बेटा, वी नोट अपॉन ओमेगा एल इसका शिखर मान आ गया। अच्छा फाई क्या है? फाई तो कलांतर है, तो कलांतर भी लिख दो।
तो सर कलांतर जो आया फाई की वैल्यू, बोलो प्लस में आई कि माइनस में? प्लस का पाई बाई टू आया कि माइनस का पाई बाई टू? सर माइनस का पाई बाई टू, तो इसको माइनस का पाई बाई टू लिख दीजिए। तो ये जो दो वैल्यू हैं वो डायरेक्ट आपको याद भी होनी चाहिए, एक नंबर के प्रश्न में सीधा भी पूछ सकता है। पर जब इनकी वैल्यू पूछे और आप इनकी वैल्यू याद करें तो ये पूरा डेरिवेशन विथ इन 1 सेकेंड सिंगल क्लिक में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके, एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है सर। बेटा मुझे एक बात नहीं जम रही, मुझे एक बात थोड़ी सी परेशान कर रही है। बोलो क्या? मुझे एक बात परेशान ये कर रही है कि सर ओम का नियम आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। उसमें सर अपन पढ़ते हैं कि V बराबर आई आर। V बराबर क्या पढ़ते हैं? वोल्टेज बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध। तो सर इस इक्वेशन को भी आप ओम के नियम के साथ तुलना करके देखो, तो V बराबर आई और ये जो ओमेगा एल की वैल्यू है वो भी इसके गुणनफल में आ जाएगी। यानी इस ओमेगा एल की वैल्यू को आप प्रतिरोध कह सकते हो। बड़ा गौर से पढ़ना है। ओम के नियम से आप इसकी तुलना करोगे, V बराबर आई आर आता है। आर की जगह यहाँ पे कौन काम कर रहा है? ओमेगा एल काम कर रहा है। बहुत अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ठीक है? तो ये जो ओमेगा एल है ये ठीक प्रतिरोध की भांति ही कार्य कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि इस परिपथ में क्या प्रतिरोध जुड़ा हुआ था? सर प्रतिरोध तो जुड़ा हुआ नहीं था। तो फिर इसको एक नया नाम दे देना चाहिए। सर नया नाम क्या दें? तो नया नाम देने की बात करें तो इसको टॉपिक को मैं 1 सेकंड के लिए यहीं पे समाप्त करूंगा। अब मैं इसका आगे डेरिवेशन और विस्तारित रूप में पढ़ता हूं। परीक्षा में उत्तर आपको कहां तक लिखना है ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की भाषा के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि पूछता है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकीय परिपथ हो, केवल कोई प्रेरकत्व लगा हुआ हो, तो उस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होगा, तब आपको यहां तक पहुंचना है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या होगा, यहां तक पहुंचना है। कलांतर क्या होगा, यहां तक पहुंचना है। ठीक है, आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें, अच्छी तरह से समझते हुए याद करते हुए इनको लिख लें। अपन आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो आपने I बराबर वी नोट अपॉन ओमेगा एल कह दिया और इसको आपने कह दिया कि ये परिपथ का शिखर मान है, परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। अब आप इसकी तुलना करें। मैं यहाँ पे नोट डाल करके लिखता हूँ, ध्यान देना, नोट डाल करके लिखता हूँ। नोट डाल करके लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा एक बार के लिए आई नोट अपॉन वी नोट अपॉन ओमेगा एल, और इसकी मैं तुलना करता हूँ ओम के नियम से। तो ओम का नियम मेरे को क्या कहता है? ओम का नियम मेरे को कहता है कि सर आप इसको वी नोट रख लीजिए और इसको प्रतिरोध की तरह कोई नाम दे दीजिए। प्रतिरोध तो दे नहीं सकते क्योंकि प्रतिरोध का मतलब तो कैपिटल आर ही हो जाता। तो सर इसको आप एक नाम दे दीजिए, इसको कह देते हैं अपन प्रेरणिक प्रतिघात। क्या कहते थे? प्रेरणिक प्रतिघात। और उस प्रेरणिक प्रतिघात को x और x के नीचे छोटा सा l लगा करके प्रदर्शित कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जहाँ जो xl है वो आपका क्या है? xl क्या है? प्रेरणिक प्रेरणिक प्रतिघात है, प्रेरणिक प्रतिघात है। तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? XL की वैल्यू तुलना कर लो सर, XL की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा L, और इसका जो मात्रक होता है वो आपका प्रतिरोध का मात्रक ही होता है। आपसे पूछा जाए कि प्रेरणिक प्रतिघात, आपको इक्वेशन याद आनी चाहिए ओमेगा एल, मात्रक याद आना चाहिए ओम होता है। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं सर? सर ओमेगा की जगह 2πf लिख सकते हैं। एल आपके पास चल ही रहा है तो ये भी आपके पास एक्सएल की वैल्यू आ जाती है। दोनों तरीके से आपको प्रेरणिक प्रतिघात निकालना आना चाहिए। प्रेरणिक का मतलब है प्रेरकत्व उत्पन्न होना और प्रेरकत्व का मतलब है कुंडली लगेगी, तो इसमें स्वप्रेरकत्व भी आएगा और उसके साथ में वो जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है उसका कोणीय वेग ओमेगा भी यहाँ पर आएगा। तो प्रेरणिक प्रतिघात देखिए, कई बार परीक्षा में बहुत आसान सा पेपर आ जाता है और उस पेपर में कॉलम मैचिंग के प्रश्न आ जाते हैं। और स्पेशली बेटा ध्यान देना, इस चैप्टर नंबर 10 में से
3 नंबर का कई बार प्रश्न कॉलम मैचिंग कहा जाता है। तो एक तरफ आपको भौतिक राशि का नाम दे दिया जाता है और दूसरी तरफ आपको उसका फॉर्मूला दे दिया जाता है। तो ओमेगा एल कह दो या फिर आप इसे 2πfl कह दो, ये दोनों ही वैल्यू प्रेरणिक प्रतिघात को प्रदर्शित करती हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो प्रतिरोध R होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध की भांति जो कार्य करने वाला भौतिक राशि है प्रेरणिक प्रतिघात, वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सर हाँ ये तो F के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये F के ऊपर डिपेंड किस तरह से कर रहा है, इसके रिगार्डिंग भी अपने को इसका एक ग्राफ बना लेना चाहिए। एक्स एक्स के ऊपर मैं फ्रीक्वेंसी ले लूँ, वाई एक्स के ऊपर मैं प्रेरणिक प्रतिघात जिसको एक्सएल कह दूँ, ये मूल बिंदु आ गया और ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। आपको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न चल रहा है कि सर फेजर आरेख तो बताया ही नहीं आपने इसका। डेफिनेटली मैं आप लोगों को पूरा का पूरा फेजर आरेख है वो भी एक्सप्लेन करके पूरा विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। आप चिंता करने की कोशिश ना करें, आप निश्चिंत रहिए। पहले ये बातें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आई नोट का मान क्या आएगा, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और फ्रीक्वेंसी की और एक्सेल के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब एक यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, अच्छे से समझ लेना। और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो गांठ ही बांध लेना भाई, क्योंकि पूरी की पूरी जो आगे बीएससी है उसके अंदर ये बात आपको कई बार पूछी जाने वाली है। आप थोड़ा ध्यान से सुनना, ये मैं स्पेशल टिप्स बता रहा हूं, ये टिप्स की बातें हैं, ये गुप्त बातें हैं, बहुत ध्यानपूर्वक समझनी है। क्या कह रहा है बेटा, एक बात बताओ, जो डीसी करंट होता है उस डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ ली है, देखिए मैंने ही पढ़ाई है आपको। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? सर जीरो होती है। ठीक है बेटा, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। इस डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं, ठीक है, एफ की वैल्यू जीरो रख दूं, तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर एक्सएल की वैल्यू इस सिचुएशन में एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये बात अपने को ये फॉर्मूला कह रहा है। और एक्सएल क्या है? एक्सएल सर प्रेरणिक प्रतिघात है। अच्छा, प्रेरणिक प्रतिघात का संबंध किससे है? ओम के नियम से आपने तुलना करी है, सर प्रतिरोध से है। यानी जो प्रतिरोध कार्य करता है वही कुंडली के अंदर प्रेरणिक प्रतिघात कार्य करता है। यानी प्रतिरोध है वो धारा को रोकने का कार्य करता है, तो ये प्रेरणिक प्रतिघात भी धारा को रोकेगा। कौन सी धारा को रोकेगा? मेरे सामने प्रश्न ये आ रहा है कि ये जो कुंडली है जिसके अंदर प्रेरणिक प्रतिघात है, अगर मैं उसमें डीसी करंट फ्लो करूं, अगर मैं उसमें से एसी करंट फ्लो करूं, तो कौन सा करंट इसमें से फ्लो हो जाएगा? चैप्टर नंबर 16 का बेसिक फंडामेंटल यही क्लियर हो रहा है। मैं ये बात आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं। चैप्टर नंबर 16 में जाएंगे, आप कुंडली जोड़ेंगे परिपथ में, मैं बोलूंगा कि भाई इसमें से डीसी तो पार हो जाएगी और एसी पार नहीं होगी। आप पूछेंगे क्यों? वहां पे मेरे पास इतना समय नहीं होगा, किसी के पास, इवन बेटा आपके पास भी इतना समय नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 16 लगभग परीक्षा के नजदीक पहुंच जाएगा। इसलिए इन बातों को यही अच्छे से टिका के याद कर लो। क्या समझ में आया? लॉजिकली, मैं रटने के पक्ष में नहीं हूं, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक से काम करो। डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो सर, फ्रीक्वेंसी जीरो, तो एक्सएल का मान, ये समीकरण कह रहा है जीरो सर। एक्सएल प्रतिरोध की भांति कार्य कर रहा है। जब प्रतिरोध जीरो हो रहा है इसका मतलब कुंडली में से दिष्ट धारा बिना किसी बाधा के पार हो जाएगी, बिना किसी झिझक के। तो मैं यहां लिखता हूं, कुंडली से दिष्ट धारा, शॉर्ट में लिखता हूं डीसी करंट प्रवाहित होती है। ओके, वेरी गुड सर, मजा ही आ गया इसमें तो। चलो बेटा दूसरे की बात कर लेते हैं।
मान लीजिए मैं बात करता हूं एसी की, ठीक है, और एसी में भी कौन सी, उच्च आवृत्ति की, बहुत ज्यादा आवृत्ति वाली एसी ले लेता हूं मैं। अपने घरों में कितने फ्रीक्वेंसी की एसी आ रही है सर, 50 हर्ट्ज की। मैं आपको इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एसी लेने के लिए कह देता हूं, तो आप क्या लिखेंगे कि सर फ्रीक्वेंसी का मान आपने बहुत ज्यादा कह दिया, तो कितनी ज्यादा करें, अनंत कर दें सर, आपका भी काम हो जाएगा, आप भी खुश हम भी खुश। ओके, अनंत कर दिया। जब फ्रीक्वेंसी अनंत कर दी तो एक्सएल का मान क्या हो जाएगा बेटा, इस प्रश्न के अनुसार सर एक्सएल का मान भी अनंत हो जाएगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब परिपथ में प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, प्रेरणिक प्रतिघात अनंत हो जाएगा, तो उस परिपथ में वो जो धारा है जिसका प्रेरणिक प्रतिघात अनंत है वो प्रवाहित नहीं होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उच्च आवृत्ति होने की स्थिति में कुंडली में से उच्च आवृत्ति की जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन निम्न आवृत्ति की, हाँ सर निम्न आवृत्ति की प्रवाहित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी निम्न है तो प्रतिघात भी निम्न होगा, प्रतिघात निम्न है, जब प्रतिरोध कम है तो थोड़ी मान की अल्प मान की धारा है वो प्रवाहित हो जाएगी। तो उच्च मान की एसी करंट इसमें से प्रवाहित नहीं होता है, दिष्ट धारा आसानी से कुंडली में से प्रवाहित हो जाएगी। यार एक बात मेरे को समझ में आ रही है, मान लो कहीं पर, मेरी बात ध्यान देना बेटा, मैं चैप्टर नंबर 16 के फंडामेंटल यही क्लियर करवा रहा हूं, आपको धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप जाना है, आहिस्ता आहिस्ता प्रेम से पढ़ना है। ओके चलिए, मेरे पास मान लीजिए कि कहीं से गलती से एसी और डीसी करंट है वो मिक्स हो गया, एसी करंट और डीसी करंट मिक्स हो गया, तो कैसे छानूं उसको, मैं उन दोनों को अलग अलग कैसे करूं? सर एक काम करो ना, क्या करूं बेटा, सर एक काम करो कि उस परिपथ के उस तार में, उस परिपथ में आप एक कुंडली जोड़ दो। उससे क्या होगा बेटा, सर उस कुंडली को जब आप जोड़ोगे तो उस कुंडली में से जो डीसी करंट है वो तो प्रवाहित हो जाएगा और एसी करंट रुक जाएगा। ठीक है, क्यों रुक जाएगा, इसकी वजह से रुक जाएगा। अच्छा मान लो थोड़ी बहुत एसी करंट भी उसमें से गुजर गया। कई बार तुम लोगों ने देखा है क्या, दुकानदार जो होते हैं चाय बनाने वाले, देखा ना बेटा, ध्यान सुनना मेरी बात को, चाय बनाने वाले, उनकी जब एक छलनी खराब हो जाती है, चालनी जिसे अपन झरिया बोलते हैं, वो जब खराब हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको फेंक देता है क्या? ना, फेंकता नहीं है। यानी जब उसमें से चाय छानता है तो थोड़ी बहुत जो चाय पत्ती है वो भी निकल जाती है, यानी पूर्ण शुद्धता नहीं आई। तो क्या करता है कि गुरुजी एक दूसरी और चालनी लाओ, एक दूसरी और छलनी लेके आओ, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो। तो क्या होगा, पहली वाली छलनी में से अगर चाय पत्ती निकल जाएगी तो दूसरी में से तो रुक जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में बेटा एक कुंडली के बाद एक कुंडली और लगा दो, जे थोड़ी बहुत मान का एसी करंट उसमें से प्रवाहित हो भी गया तो दूसरी में से नहीं जाएगा, और अगर उसमें से भी चला गया तो तीसरी लगा दो। ऐसा करते करते अंत में आपको जो करंट मिलेगा वो बिल्कुल प्योर डीसी करंट होगा। इज इट क्लियर? ओके चलिए, तो यहाँ पे अपने ये कुछ टिप्स हैं, ये अपने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं, ये आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम के अंदर, बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत मदद करने वाले हैं। और आगे के जो फिजिक्स के 12th क्लास के फिजिक्स के जो बाकी चैप्टर हैं उनमें भी अपन ये टॉपिक्स आपकी बहुत मदद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब अपन इस टॉपिक से जुड़े हुए जो फेजर आरेख हैं उनको बनाने का प्रयास करते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक, इसी टॉपिक के बहुत सारे पार्ट हैं वो बचे हुए हैं, आज इस वीडियो में अपन उन सब को कंप्लीट करेंगे। पहले आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और नोट्स को अच्छे तरीके से लिख लें। अब फेजर आरेख को समझने से पहले मैं दोनों जो भौतिक राशियां हैं, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता और एक प्रत्यावर्ती धारा, दोनों के समीकरण दोबारा लिखता हूं। शुरुआत किससे करूं सर, वी से करो। वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी आया था, ठीक है सर। आई का मान क्या आया सर, आई का मान आया था आई नोट। अब आप ये मत कहना कि सर वी नोट अपॉन ओमेगा एल आया था, क्योंकि वी नोट अपॉन ओमेगा एल को प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नोट में कह चुका हूं।
ठीक है। उसके बाद में लिखूंगा मैं साइन, यहाँ लिखूंगा ओमेगा टी, माइनस में कलांतर कितना आया था सर, कलांतर की जगह फाई रख दें, बिल्कुल मैं फाई रख सकता हूँ, लेकिन फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू है सर π/2, ये रख दीजिए। ओके, ये रख देंगे। ये दोनों इक्वेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हो गए सर याद, बिल्कुल अच्छे से याद हो गए। कौन सी स्थिति में, जब केवल कुंडली परिपथ में जुड़ी हुई हो, जब केवल एल परिपथ में जुड़ा हुआ हो। ओके सर। अब बेटा फेजर आरेख सीखने से पहले आप इनका साइन वेव बनाना सीख लीजिए, साइन वेव का जो ग्राफ है वो बनाना सीख लीजिए। ठीक है सर, पहले वो सिखा दो, आप जैसा सिखाएं, आप जैसा उचित समझे वैसा हम कर लेंगे। बड़ी अच्छी बात है, आज्ञाकारी बच्चे हो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। ये मैंने एक डायग्राम बनाया। एक्स एक्स की लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्स की लाइन बेटा किसको रिप्रेजेंट करती है, आप चाहें तो इसको टी के रूप में लिख लें, स्मॉल टी के रूप में लिख लें। आप चाहें तो इसको कोणीय विस्थापन थीटा के रूप में लिख लें, थीटा के रूप में, आप जैसा उचित समझे। मैं दोनों के फॉर्मेट में लिखा देता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को इसको टाइम के रूप में भी लिखा देता हूँ, और या फिर इसको मैं थीटा के रूप में, यानी कोणीय विस्थापन के रूप में। ध्यान देना बेटा मेरी बात को, थीटा कोणीय विस्थापन है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, ओमेगा टी कहते हो। इन दोनों ही कालों के अंदर, दोनों ही तरीकों के अंदर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। वाई एक्स के ऊपर कौन कौन है सर, वाई एक्स के ऊपर वोल्टता भी है, और वाई एक्स के ऊपर धारा का मान भी है। ये अपना मूल बिंदु है। पहले किसका ग्राफ बनाएंगे सर, पहले v का ग्राफ बना लो, क्योंकि तरीका अपना यही है। v की इक्वेशन अपन लेकर के चले थे बेटा, v की इक्वेशन लेकर के चलेंगे। सिर्फ ओमेगा टी तो है, और ओमेगा टी आप जानते हैं, टी का मान जब आप स्मॉल टी की जगह आप जीरो रखेंगे, तो ओमेगा का मान कुछ भी होगा वो गुणा होकर के जीरो हो जाएगा। जीरो होगा तो साइन जीरो का मान जीरो, इसकी वैल्यू को वी नोट से गुणा करोगे तो भी जीरो, तो वी का मान भी जीरो, यानी ग्राफ आपका यहां से शुरू होगा। फिर टी का मान आप t/4 रखो, t/4 रखें तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, π/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब π/2 आएगा तो ये जो ग्राफ है वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा। यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास, तो इस मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप टी के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप इसको t/4 लिख दें, और पाई के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप इसको π/2 लिख दें। दोनों ही बातें हैं। आप यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि पूरे चक्र का जो कोणीय विस्थापन 360 डिग्री होता है, उसको आप जब 4 भागों में बांटोगे तो 90 डिग्री आएगा, यानी π/2 आएगा। और पूरा आवर्तकाल कैपिटल टी है, उसको जब 4 भागों में तोड़ोगे तो t/4 आएगा। वापस ये ग्राफ आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ये ग्राफ एक्स एक्स की लाइन पे आएगा, फिर इसके बाद में ये -y की लाइन पे जाएगा, और अगेन ये ग्राफ यहाँ से होते हुए एक्स एक्स की लाइन पे आ जाएगा। सब जगह वैल्यू रखूँ क्या, वैल्यू रख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ये वैल्यू है वो टी के फॉर्मेट में तो आ जाएगा t/2, और पाई के फॉर्मेट में आ जाएगा कितना, पाई। 180 डिग्री का मान जीरो होता है। यहाँ पे यदि आपके पास वैल्यू आएगी तो अगर टी के फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो ये t/4, ये आपके पास t/2, ये 3t/4, और ये t आ जाएगा। और यहाँ पे पाई के फॉर्मेट में लिखूँ तो ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। ठीक है बेटा, वोल्टता का ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसकी पीक वैल्यू है, शिखर वैल्यू है, टॉप वैल्यू है, इसको अपन V0 कहेंगे। और यदि नेगेटिव में लिखना चाहें तो यहाँ पे ये -v होगा, और ये आपके पास -i होगा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम -V0 है। अब अपने को प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनाना है। धारा का जो ग्राफ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। अब अपन प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनाएंगे। देखिए कैसे, प्रत्यावर्ती धारा के ग्राफ के इस समीकरण को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ओमेगा टी का मान जो यहाँ पे आया था, उस ओमेगा टी का मान ही यहाँ पे आएगा, लेकिन उस ओमेगा टी के मान में से π/2 आपको घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ओमेगा टी जहां चलेगा
उसके साथ में ये ओमेगा टी आएगा और उसमें से जो करंट है वो π/2 घट जाएगा, यानी धारा है वो पीछे हो जाएगी। वोल्टेज जहां कहीं भी है वो आपका वहीं रहेगा, लेकिन जो धारा है वो π/2 कला पीछे चली जाएगी। यानी आप इसके अंदर कलांतर की जब बात कहेंगे तो आप दो तरीके से कह सकते हैं कि जब परिपथ में कुंडली लगी हुई हो उस समय वोल्टेज है वो π/2 कला आगे होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो धारा है वो π/2 कला पीछे होती है। तो आप वोल्टेज को आगे पीछे न याद करके और वोल्टेज को आप अपनी जगह फिक्स याद रख लें। धारा की जो ग्राफ है, धारा का जो इक्वेशन है उसके अंदर प्लस माइनस π/2 आएगा, कहीं पे प्लस आएगा कहीं पे माइनस आएगा। तो इस केस में कुंडली वाले केस में धारा के साथ में -π/2 आया है, यानी आप कहेंगे कि धारा है वो π/2 कला पीछे होती है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लेना चाहिए। अब ओमेगा टी का कुछ भी मान आएगा उसमें से π/2 अपन माइनस घटाते जाएंगे। चलिए, तो जब अपन -π/2 घटाते जाएंगे तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास ओमेगा टी का मान कितना है सर, 0 है। ओमेगा टी का मान जब 0 है तो आप उसके आगे क्या लिखेंगे, -π/2। तो फाइनली इसका टोटल वैल्यू कितनी बचेगी, -π/2। और उस -π/2 में से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो sin π/2 का मान क्या हो जाएगा सर, sin π/2 90 का मान तो 1 होता है, ठीक है। और माइनस इसमें से पहले आ गया तो -1 वैल्यू आ गई ना इसकी, और उस -1 को आप I0 से मल्टीप्लाई करोगे तो -I0 आएगा। यानी कि जहां पे वोल्टेज का मान 0 है वहां पर धारा का मान नेगेटिव में मैक्सिमम है, -I0 है। तो -I0 की वैल्यू को मैं माइनस के ग्राफ के ऊपर तो रिप्रेजेंट करूंगा, I0 की वैल्यू जो नेगेटिव में तो यही तो आएगी, तो -I0 मैं यहाँ कह देता हूँ। तो ये मेरा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद में ओमेगा टी की वैल्यू आप आगे चले थे, यहाँ पर ओमेगा टी कितना है ये देखिए, आपने ग्राफ में क्या लिखा है, थीटा, या फिर आप इसे ओमेगा टी कह सकते हैं। तो ओमेगा टी का मान कितना है सर, π/2 है। तो यहाँ पे π/2 रखो, π/2 में से π/2 कैंसिल आउट हो गया तो 0 बन गया, साइन 0 का मान 0 हो गया तो i का मान भी 0 हो गया। तो ये ग्राफ आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद में आप ओमेगा टी की जगह आपके पास कितना आया, पाई आया। इस केस के अंदर पाई आप यहाँ रखेंगे, उसमें से π/2 कटेगा तो π/2 बचेगा, जिसमें साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। I0 से मल्टीप्लाई होगा तो i की वैल्यू I0 हो जाएगी। तो इस केस में आपके पास i का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये i की मैक्सिमम वैल्यू है। फिर ऐसे चलते चलते ये जो ग्राफ है, अगर आप इस ग्राफ को डायरेक्टली बना लें, आपको पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से चलता हुआ ये ग्राफ वापस यहाँ पे मूल बिंदु पे पहुँचेगा, मूल बिंदु से होते हुए वापस यहाँ पे इस केस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। तो ये आपके पास ग्राफ आ जाता है। ये इसकी -I0 की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है इसको अगर आप डॉटेड लाइन से यहाँ पे मिलाएंगे तो ये आपके पास +I0 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास इस कुंडली के केस में प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ आ जाता है। इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से इन दोनों को समझना है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे फेजर आरेख की। फेजर आरेख भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इन दोनों इक्वेशन को याद रखें, अच्छे तरीके से समझ लें। ये जो ग्राफ है वो भी आपको इसके साथ में तैयार होना चाहिए। चलिए, इसके अंदर आप फेजर आरेख का जब प्रश्न आए तो उसमें आप ये ग्राफ ना भी बनाएं तो भी चलेगा, पर पहली बार अपन पढ़ रहे हैं इसलिए अपने को ये ग्राफ इसके साथ पढ़ना जरूरी है। इसे अपन ज्यावक्र कहते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसका जो मुख्य फेजर आरेख का जो पैटर्न है उसको अपन पढ़ने वाले हैं। और उसका तरीका क्या होता है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, इसमें आपको पहले एक बड़ा वृत्त बनाना है और उस वृत्त के ऊपर वोल्टता को प्रदर्शित करना है। फिर उसके अंदर एक छोटी त्रिज्या का दूसरा सकेंद्रीय वृत्त बनाना है, और अंदर वाले वृत्त के लिए अपने को प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ शो करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं, ये मैंने एक बड़ा वृत्त बनाया है, और इसको अपन दो
कटान अक्षों के द्वारा 4 चतुर्थांशों में काट दिया है, ये इसका मूल बिंदु है। अब अपन जानते हैं कि इसके ऊपर जो अपन सबसे पहला तीर बनाएंगे यहाँ पर, ये इसके V नोट की वैल्यू को प्रदर्शित करेगा और ये इसका प्रारंभिक स्थिति है, t का मान 0 की स्थिति है। क्योंकि t बराबर जब 0 है, तब आप जब इसके शीर्ष से, इस तीर के शीर्ष से जब आप y अक्ष के ऊपर लंब खींचेंगे यहां से, तो ये मूल बिंदु पे ही जाएगा। और जो क्या बताता है कि जब t का मान 0 है तो वोल्टेज का मान भी 0 है। y अक्ष के ऊपर आप वोल्टेज को लेते हो, यहाँ पे ये वोल्टेज के तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करता है, v के मान को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपके पास ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। किस कोणीय वेग से चल रहा है? सर ये ओमेगा कोणीय वेग से चल रहा है, तो यहाँ पर आप एरो लगा करके ओमेगा लिख दें। तो ओमेगा कोणीय वेग से चल रहा है। आप थोड़ी देर बाद की बात करें, टी टाइम के बाद की बात करें, तो स्मॉल टी समय बाद ओमेगा कोणीय वेग से कितनी वैल्यू पार कर जाएगा? सर ओमेगा टी वैल्यू पार कर जाएगा। और उस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी जगह अपन ने लिखी है? 0 पे, पाई बाई 2 पे, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो ये आपके पास 0, ये पाई बाई 2, ये पाई और ये 3 पाई बाई 2 की स्थिति, और अगेन यहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं? फेजर आरेख बनाना आपने पिछली वीडियो में अच्छे से सीखा है। तो यहाँ पे मैं पाई बाई 2 पे जाने से पहले 0 और पाई बाई 2 के बीच, यहाँ पर 0 और पाई बाई 2 के बीच किसी पॉइंट की स्थिति की मैं बात करता हूँ। तो ओमेगा कोणीय वेग से मान लीजिए टी समय बाद, टी का मान कुछ भी हो सकता है, टी बाई 4 से पहले, 0 और टी बाई 4 से पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि टी बाई 4 तो यहां आएगा ना। ओमेगा कोणीय वेग से आप जाएंगे तो टी बाई 4 यहां आएगा, ये आपके पास टी बाई 2 आएगा, ये 3 टी बाई 4 आएगा और ये टी की वैल्यू आ जाएगी। तो स्मॉल टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये वैल्यू मान लीजिए मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे तीर का निशान यहाँ आएगा, इस तीर के निशान से आप लंब खींचेंगे y अक्ष के ऊपर, अभिलंब 90 डिग्री का कोण। तो ये जो 90 डिग्री का कोण है वो इसका तात्क्षणिक मान बताता है t समय बाद, जब ये अपनी मुख्य स्थिति के साथ में ओमेगा टी कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से ओमेगा टी का एंगल बना लेता है। ठीक है, तो ये आपका फेजर आरेख हो गया वोल्टेज के लिए। सिंपल, बड़ा वृत्त बनाएंगे, मूल बिंदु की स्थिति को आप प्राथमिक स्थिति मानेंगे, उसके बाद में t बराबर 0 से कुछ समय बाद t की बात करेंगे, ओमेगा कोणीय वेग से t समय में ओमेगा t का एंगल बनेगा और उसके शीर्ष से आप लंब खींच देंगे, तो ये इसका तात्क्षणिक मान है। ठीक है बेटा। अब प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनाएंगे, और प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ अपन इसी ग्राफ के साथ में बनाएंगे। तो पहले अपन एक सह केंद्रीय वृत्त तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक अंदर रेड कलर का गोला देख रहे हैं, ये अपने को प्रत्यावर्ती धारा का फेजर आरेख बनाएंगे। परीक्षा में आप दोनों अलग अलग कलर के गोले नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में रेड कलर का गोला बना दें, रेड कलर बोर्ड एग्जाम में अलाउ नहीं होता है। चलिए, तो आई की वैल्यू बात करें, आप इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से समझ चुके हैं। जब थीटा की वैल्यू वोल्टेज में 0 डिग्री है, तो यहां पर जब 0 डिग्री रखेंगे तो माइनस पाई बाई 2 आएगा, यानी धारा वोल्टता से पाई बाई 2 कला पीछे है। तो जब आप लोगों ने वोल्टेज को एक्स एक्स की लाइन पे लिया है, वोल्टेज को एक्स एक्स की लाइन के ऊपर लिया है, तो धारा कहां आएगी? धारा आपने अच्छे से पढ़ लिया, पाई बाई 2 कला पीछे होती है, पाई बाई 2 कला पीछे होती है। तो आप हमेशा इसको इस चक्र में इस तरीके से तो घुमाते हैं, तो इस चक्र में आप जब ऐसे घुमाएंगे तो आपके पास ये प्लस पाई बाई 2 है, ये प्लस का पाई है, ऐसे घूमते आएगा। लेकिन जब आप यहाँ से पीछे की तरफ चलेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, तो यहाँ से पाई बाई 2 कला आपके पास यहाँ आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि धारा की जो वैल्यू है, धारा की जो वैल्यू है वो आपके पास प्रारंभिक स्थिति यहाँ होगी, ये तीर का निशान यहाँ होगा, और आप यहाँ पर t बराबर 0 लिखेंगे, यानी धारा का जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू होगा। अब
आप कहेंगे कि सर चलिए प्रारंभिक स्थिति t का मान 0 ले लिया, लेकिन प्रारंभिक स्थिति जब आपने t का मान 0 लिया उस समय करंट की वैल्यू कितनी थी? सर यहाँ वाला फॉर्मूला तो कह रहा है कि करंट की वैल्यू t का मान 0 होने पर करंट का मान माइनस आई नोट था। तो बेटा ये बात ही तो यहाँ स्पष्ट हो रही है कि ये जो ग्राफ आपका यहाँ आ रहा है, इसके इस टॉप पॉइंट से, इसके टिप से आप जब इसके वाई एक्स के ऊपर लंब खींचेंगे तो वाई एक्स यहीं तो आएगा, और वाई एक्स जो है वो वोल्टेज को और करंट को प्रदर्शित कर रहा है, और नीचे की तरफ आपके पास ये जो ग्राफ है वो माइनस वोल्टेज को और माइनस करंट को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस आई नोट है। ठीक है, तो अब यहां से ये आगे की तरफ ऐसे घूमना शुरू करेगा। इस स्थिति में है, प्रारंभिक स्थिति में घूमेगा तो आगे की तरफ ही, भाई इसका जो कोणीय विस्थापन है वो तो आगे की तरफ ही होगा। तो जब आगे की तरफ होगा तो t समय बाद ये कहां चला जाएगा? सर ये t समय बाद में यहां आ जाएगा इस स्थिति में। तो ये एंगल कितना बनेगा? इस लाइन से बनेगा एंगल, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति तो यहां पर ही तो है। ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है तो कितना एंगल बना लेगा? ये ओमेगा टी एंगल बना लेगा। तो t बराबर 0 प्रारंभिक स्थिति में माइनस में इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, और t समय बाद इसकी वैल्यू, यानी आप इसके टिप से यहाँ पे जब लंब खींचेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका तात्क्षणिक मान है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन जब t/4 इस t/4 से पहले कहीं होगा तो इसका मान नेगेटिव में होगा, बट आई नोट से कम होगा। तो ये आपका कंप्लीट फेजर आरेख बन जाता है परिपथ में जुड़ी कुंडली के लिए। आपको बहुत अच्छे से लिखना है, मैं रिजल्ट लिख करके बता दूंगा कि इस स्थिति में जो धारा है वो वोल्टता से पीछे रहती है। तो इस प्रकार अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेरक की कुंडली में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से π/2 कला पीछे होती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आप लोगों से कई प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करना है, लिखना है। ठीक है, चलिए आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करेंगे और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से लिख लेंगे। अब इसका बेटा बाकी बचा हुआ पार्ट, थोड़ा वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, इसके लिए इसी टॉपिक का केवल प्रेरकीय परिपथ का बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो अपन कल पढ़ेंगे। तो अब आप इस क्लास को यहीं पे अपने को फिनिश करना है। आपको अगर किसी भी प्रकार का इस टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे लिख सकते हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके हर एक डाउट का हम पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, तथा इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी साइंस स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो 12th अपीयर हो चाहे वो 12th पास आउट हो, प्लीज़ सबके साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।